नमस्कार। एक्यूरेट योगा की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने श्रुति जी हैं, श्रुति मलिक जी, जिन्होंने नेट जेआरएफ में जेआरएफ हासिल किया है, जो कि अब तक का हमारी नॉलेज में सबसे हाईएस्ट स्कोर है, 228। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और स्पेशली एक गर्ल के लिए जिसको हजारों काम होते हैं और इसके बावजूद भी वो कंपटीशन में इतना अच्छा स्कोर हासिल कर सकती है। तो आइए हम मिलते हैं श्रुति जी से। श्रुति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। यस, श्रुति जी, आप कुछ अपने बारे में बताएं। मैम सबसे पहले तो मेरा नाम श्रुति मलिक है और मैंने पतंजलि यूनिवर्सिटी से अपनी बीए योग साइंस में कंप्लीट की थी। फिर मास्टर्स भी मैंने वहीं से अपनी कंप्लीट की है और लास्ट ईयर मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। तो आप इसमें मतलब योग में आपने क्या सोचा? क्या 12th के बाद या स्टार्टिंग से ही आपका प्लान था कि आपको योग में ही आगे जाना है? नहीं मैम, 12th में मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी। तो मतलब मेरी फैमिली थोड़ा पतंजलि से पहले से ही कनेक्टेड थी और मेरे पापा चाहते थे कि मतलब मैं वहाँ से अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करूँ। तो मैंने मतलब मेरे फादर की वजह से वहाँ पे एडमिशन लिया था। वाह! तो पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ रहा। यस मैम, स्टार्ट। जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने नेट जेआरएफ, इसका मतलब योग में आपका करियर बनाने का इरादा है। यस मैम। तो इसके लिए आपने नेट की तैयारी की, तो क्या सोच करके कि आपने जेआरएफ लेना है या टॉप करना है? आपने तो एक तरह से अभी तक की नॉलेज में तो आपने टॉप ही किया है। तो क्या नहीं शुरू से ही आपको ये मतलब विश्वास था? ऐसा तो मुझे नहीं था कि मतलब मेरे हाईएस्ट अभी तक मार्क्स आएंगे। बस हाँ, मतलब मैं मास्टर्स कंटिन्यू, मेरी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर मेरा मास्टर्स का था, तब मैंने सोचा था कि मतलब नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नेट हुआ था। तब मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं होगा। मेरा पहली बार ऐसे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम था और मैं पहली बार किसी एग्ज़ाम में फेल हुई थी। हाँ। तो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। फिर मेरे फादर ने बोला कि बेटा अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बिना किसी कोचिंग के लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू दिया था। हाँ। फिर मुझे पता चला कि अमनदीप सर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कराते हैं, तो फिर मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में सर से कोचिंग ली थी। वाओ! ग्रेट। तो उनका पढ़ाने का भी आपको बेनिफिट मिला, मीन्स थोड़ा-सा। यस मैम, मतलब मैंने पेपर 2 कंप्लीट अमनदीप भैया से ही पढ़ा था। मैंने पेपर 2 पूरा अमनदीप भैया से पढ़ा था। मतलब वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि मतलब मेरी नॉलेज और मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो गई थी। वाओ! तो आपने कितने दिन इसकी तैयारी की? जेआरएफ का टारगेट कितने दिन का रखा था आपने? मैम मैं सेकेंड अटेम्प्ट मैंने अभी फैब में दिया था। 22 फैब को एग्ज़ाम था ना, हाँ, हाँ। तो उसके लिए मतलब मैंने दिसंबर से पढ़ाई शुरू की थी और सेकेंड अटेम्प्ट मैंने पूरा अमनदीप भैया की कोचिंग से किया था। फिर उसके बाद मैं जहाँ पे जॉब करती थी, तो मैं अपनी जॉब छोड़ आई थी वहाँ से क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्टडी का टाइम नहीं मिलता था। फिर अब मैंने ये 3 महीने फैब, मार्च, अप्रैल में इसमें मुझे था कि बस करना है तो अभी करना है। ओके, क्योंकि बार-बार आप 100%। एक ही चीज़ को पढ़ते हो ना, तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता और वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। हाँ। मेरा थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से एक ही चीज़ को पढ़ना ना खुद डिमोटिवेटिंग लगता था कि हम यही क्यों पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपने 100% की अब आर या पार वाली स्थिति को अपनाया। हाँ, डू एंड डाई सिचुएशन थी मेरी कि अब होगा तो होगा, नहीं तो अब मैं छोड़ दूँगी। नहीं, नहीं, देखिए आपकी मेहनत कितनी अच्छा रंग लाई है ना। और ये आप थोड़ा-सा अगर बच्चों को कुछ बता पाएँ कि पेपर 1 की आपने कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई और पेपर 2 के लिए क्या किया? मैम मैं डेली 7 टू 8 आवर्स पढ़ाई करती थी। मतलब वाह! मैं जॉब भी करती हूँ। मैं 2 बजे अपना जॉब से आती थी, फिर मैं 3 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी। मैं रात को कभी 10:30 कभी 11:30 तक मैं घर आती थी। तो मैं डेली 3 आवर्स में पेपर 1 के लिए रखती थी और 5 आवर्स में पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में ये उपनिषद और हठ योगा के जो टेक्स्ट है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। तो उनको उनका कंपैरिजन याद रखना
और उस चीज को बार बार ना भूलना, तो उसको मुझे रिवीजन में ज्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं था पहले। तो मैं पेपर 2 के लिए ज्यादा टाइम रखती थी। पेपर 1 मेरा मैथ्स, जैसे मेरा स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं था, तो मैथ्स मैंने अपने छोटे भाई से सीखी थी। अच्छा। मैथ्स की क्लासेस वो मुझे देता था, और बाकी सब मैं नॉर्मल अपना सेल्फ स्टडी से या यूट्यूब से क्लासेस लेके मैंने अपना कवर किया है। हाँ, वेरी पेपर 1 की मैंने कोई पेड क्लासेस नहीं ली। पेपर 2 मैंने अमनदीप भैया से पढ़ा था। ओके। तो पेपर 2 के लिए आपने जैसे बताया कि कंपैरेटिव स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैम, क्योंकि मैम हठ योग के भी जैसे 8 टेक्स्ट है उसमें, तो जैसे हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्नावली, इनमें मोस्टली सेम चीजें बताई गई है। तो वो डिफरेंस बहुत मतलब भूल जाती थी मैं बार बार स्टार्टिंग में। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बोला ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, बट जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अमनदीप भैया से पढ़ा था, तो उसके बाद मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया कि अभी तक, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता ना कि चीजें कैसे करनी है जब आपका वो फील्ड बिल्कुल नया हो। तो मैं तब अमनदीप भैया से पढ़ के मुझे समझ में आया था कि अच्छा, चीजों को ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे उनको कंपेयर करके स्टडी करना है। पहले तो मैं सिर्फ लर्न किया और मुझे लगता था हो गया। तो मीन्स जो हम सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे थे पहले, Yes, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये yes, सीखना होगा। नए बच्चों को जो भी इसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और मेन मैम जैसे भैया को क्लासेस देते हैं, तो भैया का एक ही चीज बहुत अच्छी है, जैसे वो पहले पूरा आपको सब्जेक्टिव स्टडी कराया, उसके बाद उनके जो क्विजेज होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, तो मेन आपको उससे पता चलता है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं तो हमको लगता है ठीक है, सब समझ में आ रहा है, पर जब आप उसको अप्लाई करते हैं ना, तो चीजें बहुत अलग हो जाती है। फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनके ऑप्शंस सिमिलर होते हैं, सब सिमिलर होते हैं। आप नहीं, जब तक आपकी पूरी डीप स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी आपने नहीं की, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आप कौन सा ऑप्शंस आपको आपको सब सही लगते हैं उस टाइम पे। एग्जैक्टली। तो वो भैया की क्लासेस में बहुत अच्छा था कि हर टॉपिक के उनके अलग अलग क्विज थे, हाँ। तो वो आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर करते थे। तो ठीक है, मतलब आपका ये है कि एक तो आपका कंपैरेटिव स्टडी है, फिर सब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्टिव है, जो जो पॉइंट्स आपने मेनली यस बताए, मैम। एंड देन आपके पीवाईक्यूज कहें या क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कहें, कि उनके थ्रू आपका जो गैप है वो आपका फिल होता यस मैम। है ना, नॉलेज का। इसलिए आपका इम्प्रूवमेंट होगा और साइड बाय साइड आपकी तैयारी जो है ना जल्दी अच्छी हो जाएगी। और कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए मैम तैयारी में। बस ये तो सबसे जरूरी कंटिन्यूटी तो सबसे ज्यादा है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे आप पढ़ें कितना भी, लेकिन डेली आपको स्किप नहीं करना है। यस मैम। आप एक बार आपने स्किप किया ना, तो फिर आपने जैसे आज स्किप किया, फिर आप सोचोगे कि चलो कल से करेंगे, फिर वो कल 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 वो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। जब तक आपने जितना पढ़ाई किया है वो सब, वो भी गैप हो जाता है पूरा। और आने वाला कल तो कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा कल ही रहता है। जैसे मेरे साथ इस बार था, मतलब मुझे था कि नहीं, बस करना है तो करना है। और इसके लिए आप जॉब छोड़ करके भी आए, देखिए। हाँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ पे मैम प्रॉपर पढ़ाई का ना, मुझे मोस्टली सिर्फ मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स मिलते थे पढ़ाई करने के लिए। और वो 3 to 4 आवर्स में मैं पेपर 1 कवर करूँ, पेपर 2 कवर करूँ, तो फिर मैंने इसलिए छोड़ दी थी। तो इस पूरे सफर में आपका किस किस का साथ रहा, जिसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर, फैमिली? स्पेशली मेरी मम्मी और मेरा भाई, क्योंकि मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट घर से बाहर ही रहती थी। 2 बजे तक स्कूल में रहती थी, उसके बाद मैं रात तक लाइब्रेरी रहती थी। तो मतलब मेरा भाई लाइब्रेरी में मेरा खाना लेके जाना, जूस लेके जाना, फिर मुझे आके रात को मैथ्स पढ़ाना। तो स्पेशल थैंक तो मेरे छोटे भाई के लिए था, उसने बहुत मेरे इस चीज में ध्यान रखा था। बहुत बढ़िया, ऐसा भाई भगवान सबको दे। मतलब वो उससे 3 साल छोटा है, बट मुझे मैथ्स उसी ने कराया था मेरा कवर, क्योंकि मैथ्स में ना मुझे डर लगता था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सारे ही छोड़ आई थी, मैंने किए ही नहीं थे अटेम्प्ट। ओहो। तो फिर इस बार मेरा मैथ्स डीआई मेरा पूरा ठीक था, वाओ। मेरे भाई की वजह से। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि आपको मैथ्स नहीं आता है, आता है। यस मैम, मतलब मैं पहले डरती थी, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती थी। मुझे मैथ्स से डर लगता था, मैं छोड़ देती थी।
फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि दीदी आप अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सबसे इजी मैथ्स लगेगा और सबसे जल्दी आपका सोल्यूशन मैथ्स पे ही निकलेगा। हाँ, तो इस बार एक मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट ही डीआई किया था। हाँ, श्रुति जी, एक प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर आती है कि जो टॉपिक उनको नहीं अच्छा लगता है ना तो उसको टच ही नहीं करते हैं। जैसे आपका मैथ्स था तो मैथ्स वीक था, लेकिन आपने उसको करते 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 वो आपका प्रिय सब्जेक्ट बन गया और Yes, एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, हमें मैथ्स छूना ही नहीं है या हमें ये चीज पसंद नहीं है, कोई भी टॉपिक एक्स वाई जेड, तो वो छूते ही नहीं है। जबकि उस पे अगर बार बार आप ध्यान दोगे तो वो सब्जेक्ट आपको जब समझ में आने लगता है ना, तो yes, ma'am. फिर वो आपकी ताकत बन जाती है, उसमें फिर इंटरेस्ट आने लगता है मैम। इंटरेस्ट यही आने लगता है। अब एवरेज मतलब दोनों पेपर में 10-10 यूनिट्स है और रेशो मतलब एवरेज हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस की होती है पेपर 1 में स्पेशली। बिल्कुल। बट अब यूजीसी का भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। कभी मैथ से भी, जैसे पिछली बार मैथ से भी 9 to 11 क्वेश्चंस थे शायद मैथ्स से। तो हम अगर ये सोचते हैं ना कि जैसे मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया कि मैं बाकी यूनिट्स को कवर कर लूंगी ना तो मेरा कवर हो जाएगा, वो आपको जब आप पूरा सिलेबस कवर करोगे ना तब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना जो टॉपिक आपने छोड़ा है क्या पता उसी में से आ जाए। तो स्टार्टिंग आप इजी से करो ताकि आपका इंटरेस्ट बनने लगे, और फिर आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला जो प्रोसेस होता है जैसे हमने पेपर 1 में पढ़ा है, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ। स्टार्टिंग आप सिंपल से करो, जो टॉपिक आपको इजी लगता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर आप उसको जो आपका हार्ड टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता उससे लिंक करके तब समझो, छोड़ो मत। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा आपने बच्चों को बताया कि कैसे-कैसे स्टडी में आगे बढ़ना है। तो आपका श्रुति जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।